मोदी जी ने 10 रुपये में बंगाल में आके झालमुड़ी खा के और खाया और खिलाया भी। मतलब बंगाल का इकोनॉमी इतना गिरा है, मतलब अभी भी 5 रुपये में चाय मिलता है, 10 रुपये में झालमुड़ी मिलता है। तो टीएमसी आपको क्यों अच्छा लगा? हमको जो लगा, हाँ। टीएमसी एक इंक्लूसिव सेक्युलर राजनीति करता है। भाजपा बहुत पैसा खर्चा करता है। सब मंत्री लोग, प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, सब कोई हाजिर है इधर। सब इधर एकदम कैंप किया हुआ है, मगर इधर ममता बनर्जी अकेला लड़ रहे हैं। आपको लगता है इस बार भी बंगाल में टीएमसी का सरकार बनेगी? देखिए, ममता बनर्जी और टीएमसी के विपक्ष में और कोई ऑल्टरनेटिव आज तक है ही नहीं, और 100 साल लग जाएगा भाजपा को, जिस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। साइलेंट वोटर ज्यादा है, वो कुछ अलग नहीं कर देंगे। हमको नहीं लगता। हमको तो नहीं लगता। मतलब ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट को पोलराइज करने का सक्सेसफुल हुआ है, लगता है आपको? पहला ये चीज जो है ये गलत है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी को देखभाल करता है, उनको ज्यादा फैसिलिटी देता है, ये गलत है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसा शिक्षा मंत्री है? आपके नजरिया क्या है? खुल के बताओ। बड़े नेता है, बड़े नेता है, हमको बारे में काफी सुना है। हम काफी प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को दिया है भाजपा में, इधर स्टेट में भी हम दिए हैं। तो लोग बोलते हैं हाँ आपका जो प्रपोजल है आप बहुत अच्छी प्रपोजल है, मगर वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अब राइट टू एजुकेशन सब स्टेट में, सब राज्य में सबको एकदम फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये कंपलसरी होना चाहिए। मोहन चरण मांझी को जानते हैं आप? हाँ, हम सुने हैं के बारे में। नवीन पटनायक आपके से, ये दोनों चेहरा से। नवीन पटनायक तो काफी सालों से राजनीति में है, मुख्यमंत्री भी थे। बिजू पटनायक का बेटा है। बिजू पटनायक के साथ हम लोग का परिवार का बहुत अच्छा जान पहचान था। नेताजी का जो आज़ाद हिंद फौज था, जो आज़ाद हिंद फौज का नेताजी ने नेतृत्व दिया था, भारत की जो शेष लड़ाई था, आज़ादी का लड़ाई, वो था ये आज़ाद हिंद फौज का लड़ाई। आज़ाद हिंद फौज 1944 में आप जानते हैं 14 अप्रैल ब्रिटिश आर्मी को पराजित किया था। एग्जैक्टली, यस। मोइरांग में। हाँ। नमस्कार दर्शक बंधु, पश्चिमबंग फाइट को आपण मान को स्वागत। आज पश्चिमबंग फाइट रे एभली जने व्यक्ति सहित कथा हवा, जानिबा जे पश्चिमबंगर निर्वाचनी माहौल केमती अछि, पश्चिमबंगर साधारण जनता एबे कौन चाहूचन, ता सहित मैं आपन को परिचय करदेवा पाई चाहे। सुभाष चंद्र बोस नाती चंद्र बोस आम सहित अच्छा, सहित आम कथा जी भारतीय जनता पार्टी थे, एबे टीएमसी को आसी। तेज भारतीय जनता पार्टी कहीं छाड़िले और टीएमसी को कहीं जोगदेले, ए बाबद चर्चा करवा। सर, कार्यक्रम को आपको स्वागत करते हैं। आपको से जानना चाहेंगे, पहले आप नेताजी का नाती हैं और नेताजी के उड़ीसा के साथ क्या रिलेशन है सब सारा देश को पता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे, अभी आप टीएमसी में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे 2016 में। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको अच्छा लगा था। अच्छा। उन्होंने जो दिशा दिखाया, एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का लिए दिशा दिखाया, हमको अच्छा लगा था। और नेताजी का बारे में काफ़ी काम उन्होंने किया। नेताजी का जितना भी फाइल जो दबाया गया था, छिपाया रखा गया था, वो सार्वजनिक उन्होंने किया। एक म्यूज़ियम भी गठन हुआ, लाल किले के अंदर में नेताजी म्यूज़ियम भी हुआ है। और आप तो जानते हैं इंडिया गेट का सामने दिल्ली में एक बहुत बड़ा नेताजी का मूर्ति भी बनाया। मगर हमने जो अनुरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय दल है,
तो हमने अनुरोध किया था कि नेताजी का जो आदर्श है और मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस का जो आदर्श है वो था एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का आदर्श था। अच्छा। सब धर्म को उन्होंने एक बनाया था और भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। ओके। तो हमने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को बताया कि देखिए नेताजी का आदर्श और भाजपा का आदर्श में कुछ फर्क है, तो हम कैसे भाजपा के साथ जुड़ेंगे। तो मुझे बताया गया कि देखिए हम लोग एक आज़ाद हिंद मोर्चा गठन कर देंगे। नेताजी का जो आज़ाद हिंद फौज था, ओके। जो आज़ाद हिंद फौज का नेताजी ने नेतृत्व दिया था, भारत की जो शेष लड़ाई था आज़ादी का लड़ाई, वो था ये आज़ाद हिंद फौज का लड़ाई। आज़ाद हिंद फौज 1944 में आप जानते हैं 14 अप्रैल ब्रिटिश आर्मी को पराजित किया था एग्जैक्टली, यस। मोइरांग में, हाँ। मणिपुर में। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि मोइरांग में, मणिपुर में आज बहुत समस्या दिखा दे रहे, मगर मणिपुर के लोग, कुकीज़, मेथीज़, नागाज़, जो भी लोकल लोग थे, वो सब आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़ गया करेक्ट। और ब्रिटिश आर्मी को डिफीट किया था। और आज़ाद हिंद फौज का कर्नल शौकत अली मलिक भारत की तिरंगा झंडा लहराया था। तो आज़ाद हिंद मोर्चा, आज़ाद हिंद फौज से ये नाम आया है। आज़ाद हिंद मोर्चा गठन किया जाएगा और मुझे इसका दायित्व दिया जाएगा। हाँ। और हम आज़ाद हिंद मोर्चा के साथ पूरा देश में, खाली बंगाल नहीं, पूरा देश में हम जाएंगे और शरद चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आदर्श था, सबको एक बनाओ, सब धर्म को एक साथ लाओ, भारतीय बोल के प्रतिष्ठित करो और भारत को आगे लेके चलो। मगर ये संभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमको कभी बताया नहीं गया कि ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जब भी हम पूछा तो बोला हाँ ज़रूर बनेगा, आप काम करते रहिए, अब जुड़े रहिए भाजपा के साथ, बन जाएगा आज़ाद हिंद मोर्चा। हम 7 साल इंतज़ार किया। हम 2-3 साल में भाग नहीं गया, हम नहीं, 7 साल साल इंतज़ार किया। हम 2 चुनाव भी लड़ चुका है। हाँ। भवानीपुर से हम चुनाव लड़े और दक्षिण कलकत्ता से लोकसभा चुनाव लड़े 2019 में। 4,17,000 वोट भी मिला था, मगर आज़ाद हिंद मोर्चा नहीं बना। तो हम जो चाहते थे, ये नेताजी का आदर्श को सामने लेके आने का, देश को एक साथ जुड़ने का, वो संभव नहीं हुआ। और बंगाल का जो इतिहास है, बंगाल की जो संस्कृति है, ये भाजपा समझने नहीं चाहती। अच्छा। हम काफ़ी प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को दिया है भाजपा में, इधर स्टेट में भी हम दिए हैं। तो वो लोग बोलते हैं हाँ आपका जो प्रपोज़ल है आप बहुत अच्छी प्रपोज़ल है, मगर वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो बंगाल का जो स्ट्रैटेजी हमने दिया, वो बंगाल का स्ट्रैटेजी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो हमने देखा ये जब नेताजी को ये आज़ाद हिंद मोर्चा भी नहीं बना और हमने जो भी प्रस्ताव देते हैं, बंगाल स्ट्रैटेजी हम पेश करते हैं, तो उसको भी माना नहीं जाता है। तो फिर मेरा ये पार्टी में रह के क्या फ़ायदा है। इसलिए आप छोड़ दिया? इसलिए हम छोड़ दिया है, मगर हम मेरा गुड विशेस दिया है पार्टी लेकिन को। चुनाव के टाइम पे आप क्यों छोड़ा? तो नहीं, हम मैसेज तो क्या देते हैं? नहीं, हम 2023 में छोड़ दिया हाँ। पार्टी। 2023 में हम छोड़ दिया और हम ऑब्जर्व करते रहा, सब पार्टी को हम ऑब्जर्व करते रहा, कौन पार्टी में हमको जाना चाहिए। देखिए एक बार जब हम तय कर दिया है रिटायरमेंट के बाद हम राजनीति करेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे। देखिए मेरा पूर्व पुरुष जो थे शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग तो आज़ादी का लड़ाई में शामिल हुआ था, मगर हम तो नेताजी नहीं है, शरद बोस भी नहीं है, हम चंद्र बोस है। हाँ। और हम
कुछ भी कर सके, थोड़ा सा भी कुछ काम कर सके देश के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा मन में शांति हो जाएंगे। तो उसीलिए हम राजनीति में आया। तो राजनीति में आया, आके भाजपा में ज्वाइन करके जब काम नहीं कर पाया, तो हम सोच रहा था कौन सा पार्टी में हम जाए जहां हम काम करने का एक मौका मिले। हम ये भी सोचा एक अपना दल बनाने का, ये भी हम सोचा था आज़ाद हिंद पार्टी बनाए। मगर देखिए, आज़ाद हिंद पार्टी बना के एक 15 साल 20 साल लग जाता एक पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और मेरा उम्र और कम होता तो हम ये चैलेंज भी हम ले लेते, मगर अभी थोड़ा मुश्किल है। आपको देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जो संभव नहीं है वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो टीएमसी आपको क्यों अच्छा लगा? हमको जो लगा, टीएमसी एक इंक्लूसिव सेक्युलर राजनीति करता है। अच्छा। हाँ, देखिए कुछ तो समस्या है, मगर ऑन द होल आप देखिए, ममता बनर्जी सब धर्म को एक साथ लेके एक चलने का उन्होंने मेहनत करता है। तो हम सोचा ये इनके साथ हम जुड़ जाते, और एक जब अनुरोध आया, रिक्वेस्ट आया, तो हम सोचा ठीक है, हम तृणमूल से जुड़ते हैं कि ये बंगाल की जो संस्कृति है, इतिहास है, बंगाल की जो अस्मिता है, ये जानते हैं। तो अब बंगाल एक क्रॉस रोड में खड़ा है। अभी बंगाल की ये मौका है ये प्रगति के रास्ते में चलने का। मगर बंगाल का जो साइकी है, ये आपको समझने पड़ेगा। भाजपा का जो समस्या है, बंगाल की जो साइकी है, सेंटिमेंट है, ये समझने का कोशिश भी नहीं करते हैं। अच्छा। पता नहीं क्यों। मगर तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बंगाल साइकी, बंगाल का टेम्परामेंट, बंगाली लोग क्या चाहते हैं। देखिए, बंगाली माने ये नो जो खाली बंगला बोलते हैं। एग्जैक्ट। पश्चिम बंगाल में उड़ीसा से भी काफ़ी लोग हैं, बहुत है, यूपी का है, यूपी का है, बिहार का है, हाँ, साउथ से है, केरल से है। तो जो भी बंगाल में रहता है, बंगाल अपना घर मानते हैं, उनको हम बंगाली मानते हैं। एग्जैक्ट। ये सब बंगाली है। करेक्ट। तो मगर ये कलकत्ता वाला जो बंगाली है, इसमें हो उड़ीसा हो, आपका केरल हो, आपका यूपी हो, बिहार हो, इनका एक अलग चिंता रहता है, इनका एक अलग साइकी रहता है। ये समझने पड़ेगा। ये शायद भाजपा अब तक समझ नहीं पाया, मगर तृणमूल कांग्रेस इनको समझता है और इनके एक साथ सबको जुड़ता है और आपका राज्य को आगे ले जाते हैं। नहीं, आप खुली दिमाग से ये बोल सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्र कुमार बोस को धोखा दिया? देखिए, ये बोलना सही नहीं रहेगा। जो संभव हुआ वो किया है, मगर हमको पहले से स्पष्ट बताना चाहिए था। ये देखिए, नेताजी को हम लोग सम्मान करते हैं, इतना बड़ा योद्धा थे, इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर थे, एक पॉलिटिकल थिंकर थे, मगर उनका आदर्श हम लोग नहीं अपना सकेंगे, ये हमको बोलना चाहिए था। तब हम सही ढंग से हम आगे बढ़ सकते थे। अब नेताजी को छोड़ के आप भाजपा में रहिए, ये संभव है, मगर अब नेताजी को आदर्श भी मानेंगे और भाजपा भी करेंगे, ये दोनों संभव नहीं है। तो उसमें मेरा कोई कैलकुलेशन में गलती हो गया। सर, इसलिए ये हुआ कि जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बिलोंग करता है, आरएसएस का जो एजेंडा है उसी में चलता है, इसीलिए नेताजी का जो विचारधारा है पार्टी इनकार किया। देखिए, आरएसएस सोशल वर्क में अच्छा काम करता है। हाँ। ये बात सही है। आरएसएस गांव-गांव में काम वाम करते हैं, मगर हाँ, आरएसएस का जो आदर्श है, लेकिन सेकुलर तो नहीं, जो हिंदुत्व का जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये नेताजी के खिलाफ है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो हम नेताजी का आदर्श मानते हैं, तो फिर आरएसएस का आदर्श हम नहीं मान सकते हैं। मगर हाँ, आरएसएस का जो सोशल वर्क करते हैं, उन्होंने देश के लिए जो काम करते हैं, वो हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके। मगर आरएसएस को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आरएसएस, ये जो भाजपा का जो सिस्टम है,
भाजपा एक राजनीतिक दल है, वो अपने ढंग से कार्यक्रम करना चाहिए। पीछे से आरएसएस उसको आपको बताएगा आपको इस तरह करना है, वैसा नहीं करना है, ये गलत है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी आपको राजनीतिक दल को कमांड नहीं करना चाहिए। बीजेपी हैज़ इवॉल्व्ड, ऐसा नहीं है जो बीजेपी विभाजन का राजनीति करता है, सांप्रदायिक राजनीति करता है, मगर बीजेपी को इवॉल्व भी होना चाहिए। बीजेपी में इंक्लूसिव नेता भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग काफ़ी करीब थे। मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस काफ़ी करीब थे अटल जी के साथ, हम भी काफ़ी बार मिल चुका है उनसे। तो वो भी तो बीजेपी में थे, जनसंघ में थे, मगर एकदम इंक्लूसिव नेता थे। तो आज की तारीख में भाजपा का ऐसा आइडियोलॉजी क्यों हुआ है, ये थोड़ा आपको सोचने पड़ेगा। आप मोदी जी और अमित शाह को कैसे देखते हैं? किस नजरिए, आपका नजरिया क्या है उनके ऊपर? देखिए, दोनों बड़े नेता है, हाँ। भाजपा का बहुत बड़े नेता है। नरेंद्र मोदी जी को हम काफ़ी सम्मान करते हैं, उनके लिए ही हम पार्टी ज्वाइन किया था, ये भी सही है। हम सोचा था मोदी जी एकदम इंक्लूसिव नेता है, मगर शायद पार्टी का जो आदेश है वो तो मानना ही पड़ेगा। हाँ। तो पार्टी का ऊपर तो कोई है नहीं, तो पार्टी का पॉलिसी, और बीजेपी में काफ़ी सांप्रदायिक नेता भी है, तो वो लोग को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जरूर। तो यही सब है, इतना बड़ा पार्टी है। अभी तो चुनाव का टाइम सा है। हाँ जी। और मोदी जी आके झालमुड़ी खा के गए 10 रुपया देके। ये राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अभी आप टीएमसी का नेता हैं। देखिए, ठीक है, देखिए हम किसी को व्यक्तिगत और पर्सनल अटैक हम कभी करते नहीं, ये पॉलिटिकल क्या है? हाँ, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ। उन्होंने आया, झालमुड़ी खाया, उनको कोई दरकार नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम इनको खुश कर देते हैं, झालमुड़ी खा के हम भी जनता के साथ मिल सकता है, यही स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक मैसेज ये भी चर्चा हो रही है कि मोदी जी ने 10 रुपये में बंगाल में आके झालमुड़ी खा के और खाया और खिलाया भी। मतलब बंगाल का इकोनॉमी इतना गिरा है, मतलब अभी भी 5 रुपये में चाय मिलता है, 10 रुपये में झालमुड़ी मिलता है, 5 रुपये दे के आप ऑटो पे जा सकते हैं, 10 रुपये दे के आप मेट्रो पे घूम सकते हैं। सस्ता है, ये सिटी लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन लोगों का जो रोज़गार है अलग स्टेट के तरह वहाँ इतना नहीं है। क्यों? इंडस्ट्री नहीं है। देखिए, बंगाल में अभी भी 25-30 रुपया में माछ भात जरूर आप सब्जी खा सकता है, मगर बंगाल, बात सही है, बंगाल में इंडस्ट्री अभी कम हो गया है, मगर ऐसा नहीं है जो बंगाल एकदम पीछे पड़ गया। अब बंगाल का जीडीपी देखिए, अब 3rd व 4th प्लेस में है अभी भारत में, आप देखिए राज्य में। मगर इंडस्ट्री, कोर सेक्टर इंडस्ट्री जो पहले था, हाँ। आपका स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल होना चाहिए, अब होगा। अब बंगाल की मौका आ चुका है। ये नेक्स्ट 5 इयर्स में बंगाल एकदम प्रगति की रास्ते में चलेंगे और इंडस्ट्री सेटअप होगा। आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री आप जानते इतना हैं, भी नहीं। न्यू टाउन हाँ। सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में है। आपका फैक्ट्रीज नहीं है, मगर इंटेलिजेंसिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ब्रेन जो है, ब्रेन है बंगाल में। आप कहीं इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट डजंट मीन जे आप एकदम एक कारखाना, वो एक फैक्ट्री आप खड़ा कर दोगे। इंडस्ट्री ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। करेक्ट। तो बंगाल में तो बहुत तेज है हम लोग इसमें, तो इसमें भी हम लोग बढ़ेंगे और इंडस्ट्री भी आएंगे। मगर बंगाल में जो आप है, आप किसी के साथ बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हो। ये दिल्ली, मुंबई, देखिए कोई राज्य को हम कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, मगर जो सही है वो तो बताने पड़ेगा आपको। बंगाल में आप किसी को साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, राजनीति हो, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री का बारे में हो, इंटरनेशनल लिटरेचर वॉरफेयर, पे भी पॉलिटिक्स बंगाल का तो बहुत बात करेंगे। वो कभी आपको पूछेंगे नहीं कि आप क्या करते हैं, आपका इनकम क्या है, आप कौन सा एरिया में रहते हैं, वो नहीं पूछेंगे। मगर आप
दूसरा आप स्टेट में जाइए, वो पहले पूछेंगे कि आप क्या सरकारी नौकरी करते हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, कौन सा एरिया में रहते हैं, आप डिफेंस कॉलोनी रहते हैं दिल्ली में, आपको पूछा जाएगा। ये इधर कोई नहीं। तो पीपल आर वेरी सिंपल स्टिल बंगाल में। और अभी बंगाल एक पोजीशन में जो आ चुका है, सरकार तो तृणमूल आ रहे, कोई ये तो कोई सेकंड ये नहीं लगता है है। आपको? हाँ, अभी भी? एकदम पक्का है। तृणमूल, बिना तृणमूल का मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रेसिव पीपल जो प्रगति का रास्ते में चलते हैं, वो तृणमूल का साथ भी है। और एक बात हमको, मतलब जब बहुत सारे लोग अभी तक 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ हम बात कर चुके हैं 10-15 दिन के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं दीदी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदू वोटर हैं दीदी के बारे में सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में एक बात बोलते हैं कि दीदी माइनॉरिटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हिंदू को नहीं। मतलब ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट को पोलराइज करने का सक्सेसफुल हुआ है, लगता है आपको? पहला ये चीज़ जो है ये गलत है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी को देखभाल करता है, उनके ज़्यादा फैसिलिटी देता है, ये गलत है। ये उनका दायित्व है। अच्छा, आप भारत की संविधान आप देखिए, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राइटिंग्स देखिए। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये खाली मुसलमान नहीं, सिखों है, आपका जितना भी क्रिश्चियंस है, हाँ हाँ, माइनॉरिटी काफ़ी लोग हैं। माइनॉरिटी को रक्षा करना, देखभाल करना, फैसिलिटी देना, ये सरकार का दायित्व होता है एग्जैक्टली। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके खिलाफ जाओगे मीन्स यू आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसको मुद्दा कर दिया है। तो बीजेपी ये तो राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी हाँ। ये तो गलत बोल रहे हैं। बीजेपी जो बोल रहे हैं ये आग लगाने का बात है, ये राइट्स करने का बात है, ये बहुत गलत है। नहीं, आज तो नहीं, उससे पहले भी धार्मिक राजनीति बंगाल में हो रही है, दंगा आप देख रहे हैं बार बार हो रहा है। गलत है ये सब आरएसएस और भाजपा का जो इन्फ्लुएंस है, इसमें से ये विभाजन हो रहे। ये विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति बंगाल में कभी नहीं आया, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, मगर ये तो गलत है। ये हम लोग का जो बंटवारा हुआ था देश का, ये तो विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति के लिए हुआ था। जो पाकिस्तान हुआ था 1947 में, करेक्ट। बंगाल भी डिवाइड हुआ था। बंगाल यूनाइटेड रहना चाहिए। बंगाल की यूनिटी के लिए सुभाष बोस और शरद बोस, मेरा दादाजी, पूरा एकदम जान दे दिया था, मगर नहीं हो पाया, डिवाइड हो गया। बंगाल एक रहने से बंगाल वुड हैव बीन सबसे प्रॉस्परस स्टेट, मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट। 150 एमपी सांसद में जाता फ्रॉम बंगाल, यस। तो नहीं हुआ। तो अभी ये जो बात जो फैला जा रहे हैं, ये हिंदू को नहीं देखभाल किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दिखाई देता, मगर आपको माइनॉरिटी को रक्षा करना, उनको फैसिलिटी देना, ये थोड़ा ज़्यादा ही आपको करने पड़ेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। और एक बात सर, अभी चुनाव की जो मुद्दा सबसे बड़ी चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का जो घोषणा पत्र है, इसमें टीएमसी दे आ रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना और उपश्री, युवश्री, ये सब योजना माध्यम से लोगों को पैसा मिलता है, 1500 रुपया मिलता है। भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो 3000 रुपया देंगे। ये जो फ्री राबड़ी की पॉलिटिक्स, क्यों लोगों को पैसा दो वोट लो, ये पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? ये गलत है। मगर एक चीज़ बताइए, तृणमूल कांग्रेस काफ़ी सालों से ये जो सब स्कीम्स बनाया, कन्याश्री जो स्कीम है, हाँ। जो गर्ल चाइल्ड के लिए पढ़ाई के लिए उनको फैसिलिटी देना, साइकिल देना, कुछ फिनेंस फंडिंग देना, ये अंतर्जातिक ये रिकग्निशन मिला है। यूनाइटेड नेशन से इसको रिकग्निशन मिला है। यह है कन्याश्री। उसके बाद जो है स्वास्थ्य साथी स्कीम, 5 लाख रुपया आपको मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। मेरा परिवार के काफ़ी लोग, अच्छा, ये स्कीम को उनको मिला है स्वास्थ्य साथी। उतना इंश्योरेंस उनके पास है नहीं था, तो स्वास्थ्य साथी कवर किया, बाकी जो बैलेंस ये था। उसके बाद भाजपा का नेता लोग
ये भी स्वास्थ्य साथी क्लेम करता है, ये भी सही है। लेकिन उन्होंने खुद आयुष्मान बोला। योजना जो केंद्र सरकार का है वो लागू नहीं कर रहे हैं। पर आयुष्मान योजना सबके लिए नहीं है। आयुष्मान योजना एक सेगमेंट के लिए है, अच्छा, पर स्वास्थ्य साथी जो है सबके लिए है। हाँ, जैसे नवीन पटनायक ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड बनाया था। हाँ। एग्जैक्टली। तो ये फर्क आपको हमको हमको नहीं मिलेगा आयुष्मान भारत। आपको एक सर्टेन लेवल का नीचे आपको इनकम होने पड़ेगा, तभी आपको आयुष्मान भारत में होगा, ऐसा थोड़ी मिलेगा। बट ये सबके लिए है। और हम प्राइवेट इंश्योरेंस क्लेम करने का बावजूद हमको मिलेगा स्वास्थ्य साथी। और उसके बाद आप जानते हैं अभी लक्की भंडार जो है, तो ये सब स्कीम काफ़ी सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं जो चुनाव आया है, हाँ चुनाव के टाइम थोड़ा वो अमाउंट बढ़ाया गया, ये हो सकता है। मगर बीजेपी का क्या है, बीजेपी काउंटर कर रहे खाली चुनाव के लिए। अच्छा, अब तक कहाँ था बीजेपी? हाँ, बीजेपी केंद्रीय सरकार तो काफ़ी सालों से है, 2014 से है। तो स्कीम अभी आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई वो 1500 दे रहे हैं, हम 3000 देगा? ये तो बहुत गलत है। ये तो कहीं ये नहीं है, लॉटरी नहीं है जहाँ आप ऐसा करके वोटर को आप गलत समझा रहे। जरूर। आप तो भारतीय जनता पार्टी में सर थे और बंगाल, विशेषकर कोलकाता, यहाँ का लिटरेचर बहुत आगे है। आप केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसा शिक्षा मंत्री है? देखिए, आपके नजरिया क्या है? खुल के बताइए। बड़े नेता है, हाँ। बड़े नेता है। हमको बारे में काफ़ी सुना है। मेरा दोस्त लोग जो रहता है उड़ीसा में, हाँ। सुपर्ण सतपति जी जो है, जो नंदिनी सतपति का हाँ। परिवार से है, तो वो सुपर्ण सतपति वो ट्रस्ट चलाते हैं, नंदिनी सतपति ट्रस्ट। एग्जैक्ट। तो उनसे हम काफ़ी सुना है, जहाँ वो अच्छा नेता है। मगर वो बंगाल का भी कुछ दायित्व में है। नहीं, बंगाल का एजुकेशन सिस्टम है, क्या बदला हुआ है, क्या होना चाहिए, आपको क्या है? हम बहुत स्टूडेंट से बात कर रहे थे हाँ। कि उन्होंने बोला कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, हाँ। उतना अच्छा है, मतलब पढ़ाई सही हो रहा है, लेकिन जो फैसिलिटी मिलना चाहिए स्टूडेंट को उतना फैसिलिटी नहीं है वो अभी भी। बट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग काफ़ी हाई है। हाँ है। हाँ, ये आप मानते प्रेसिडेंसी हैं। यूनिवर्सिटी बोलिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी बोलिए, काफ़ी हाई है। हाँ, थोड़ा राजनीति होता है काफ़ी, ये सब वो जेएनयू में होता है। एग्जैक्ट। मगर जो धर्मेंद्र प्रधान जी को करना चाहिए, राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन। एग्जैक्ट। आप देखिए, नेताजी ने आज़ादी का पहले बताया था, 3 चीज़ हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेगा। इलिटरेसी को फाइट करना है, शिक्षा सबको मिलना चाहिए, करेक्ट। फ्री एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए सबका लिए। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी, ये भी हम लोग का थोड़ा हिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी। और उसके बाद डिजीज़, ये जो जितना भी डिजीज़ है इसको फाइट करना। तो हम लोग को राइट टू एजुकेशन कहाँ है? हम लोग सबको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हम लोग नहीं ला पाया, तो क्या फिर एजुकेशन है? हायर एजुकेशन कुछ लोग शायद जाएंगे, मगर बेसिक जो एजुकेशन है आपका, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। अब ये नहीं कर पाओगे तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर बन के क्या फ़ायदा है? एग्जैक्ट। करेक्ट। तो ये करना चाहिए उनको। आप प्रस्ताव देंगे? हाँ ज़रूर। अब राइट टू एजुकेशन सब स्टेट में, सब राज्य में सबको एकदम फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये कंपलसरी होना चाहिए। तभी जाके आज भारत में ये जो वोटिंग पैटर्न भी, ये एक शिक्षा के लिए भी ये उल्टा सीधा वोटिंग पैटर्न होता है। अब दिमाग लगाओगे, ये भी है, कुछ लोग जानते हैं कि भाई ये एडुकेटेड हो जाएगा तो मुझे वोट नहीं देगा, तो भाई इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये भी है। मगर ये बंद होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, तभी वो जाके सही आदमी को सही चुनाव में वोट दे सकेंगे। जरूर। आपको अभी क्या लगता है, अभी पहला चरण होगा मतदान और उसके बाद द्वितीय चरण मतदान होगा, और दीदी जिस तरह प्रचार जा रहे हैं और फाइट कर रहे हैं मोदी जी के साथ,
आपको लगता है इस बार भी बंगाल में टीएमसी का सरकार बनेगी? देखिए, ममता बनर्जी और टीएमसी के विपक्ष में और कोई ऑल्टरनेटिव आज तक है ही नहीं, अभी तक नहीं है। भाजपा बहुत पैसा खर्चा करता है, सब मंत्री लोग, प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, सब कोई हाजिर है इधर, जो सब इधर एकदम कैंप किया हुआ है, मगर इधर ममता बनर्जी अकेला लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी पल्स ऑफ द पीपल वो जानते हैं, अच्छा, बंगाल की जनता, बंगाल की लोग क्या चाहते हैं वो जानता है। वो सबको एक यूनाइट करने का जो उनका जो मैजिक है वो भाजपा के पास है ही नहीं। अच्छा, भाजपा खाली वो हल्ला मचाता है। कल अमित शाह जी बहुत बड़े नेता है, हम लोग का होम मिनिस्टर भी है, तो कल वो दीदी का बारे में कुछ बोल दिया तो काफ़ी लोग परेशान हैं, भाजपा का सपोर्टर भी परेशान है। दीदी भी बोलते हैं मोटा भाई करके हाँ चिल्लाते बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम सोचते हैं कि अब एक पॉलिटिक्स शुड भी क्या बोलेगा, पहले जैसा था स्पीच, अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच देते थे तो अपोजिशन में भी सबको अप्रिशिएट करते थे। बात नहीं बोलना चाहिए, अब सही होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए, मगर एसआईआर एक्सरसाइज 1 साल लगता है, मिनिमम 1 ईयर। अब उसको 2 महीना में आपको करना है, क्यों करना है? हमारा कैमरा पर्सन शकील जी यहाँ का है, वो दिखा रहे थे हमको कल कि जो वोटर लिस्ट आया है, जो मरा हुआ लोग उनका भी वोट कटा हुआ है, 12-13 लाख वोट वहाँ वो भी कटा हुआ है, लेकिन अभी भी एक वार्ड में 4, 5, 10 ऐसे मरे हुए लोगों का वोटर लिस्ट में वोट है, अभी भी लिस्ट है। ऐसा हुआ तो गिनती हुआ है तो लिस्ट कैसे आ गया? हाँ, तो ये अब बोलता है जो मरे हुए लोग, वो लोग का नाम अभी भी है, हाँ। और जो जिंदा लोग है, जो उनका जेन्युइन वोटर है, उसका नाम कट गया है। तो ये कैसा काम हो रहा है? पहला चीज़ जो है, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, आपको ट्रेनिंग देने पड़ेगा ना। आप तो ये जो एसआईआर कंडक्ट हो रहा है, बीएलओ बीएलए जो भी कर रहे हैं, ये लोग तो निर्वाचन कमीशन का लोग नहीं है, ये लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई दफ्तर में वो लोग काम करते हैं। तो ये लोग को आप 3-4 महीना ट्रेनिंग दीजिए, क्या करना है, कैसे ये करना है। वो ऐप में जो इन्फॉर्मेशन लोड करना है, वो लोग सही ढंग से लोड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग का कोई दोष नहीं है। आपको तो बिना ट्रेनिंग का आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी आप नौकरी करेंगे, आपको तो 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग होता है, तभी आप जाके नौकरी करते हैं। तो ये इधर वो लोग को समय ही नहीं दिया, एकदम 2-3 दिन कुछ बताया गया उसको एक ऐप दे दिया, बोले इसको लोड करो। तो ऐसा नहीं होता है, आपको इतना बड़ा एक्सरसाइज है, आप सही ढंग से कीजिए। मगर ये जो हमको जो लगा, ये एक्सरसाइज किया जा रहा है बंगाल चुनाव को लेके, जो इधर हम लोग ये इलेक्टोरल रोल थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे जो कोई एक पार्टी को फ़ायदा आए, ये तो बहुत गलत है। ओके, लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी भी रहस्य घर में नेताजी का मृत्यु है, नेताजी अभी भी बच्चे समझते हैं कि नेताजी जिंदा है, क्या एग्जैक्टली क्या है? वेल, नेताजी जिंदा रहेगा, अभी भी है, रहेगा, बट हाँ, फिजिकली तो नहीं रह सकता है। उनका जो सोच है, उनका जो दिशा उन्होंने दिखाया, उनका जो मंत्र था, सब धर्म को एक बनाया था, वो तो हम लोग को जीवन में रह जाएगा। मगर हाँ, उनका जो इमॉर्टल तो नहीं था, तो उनको देहांत जरूर हुआ है। तो अभी हम लोग ये दावा कर रहे हैं, जो बोला जाता, ये नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम किया है। ये जितना भी फाइल है, 400 फाइल जो दबाया रखा था, क्यों रखा था मुझे पता नहीं है। तो हम लोग परिवार से, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के पक्ष से, और काफ़ी रिसर्चर्स जो नेताजी के बारे में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये दावा किया था कि आप ये फाइल सब आप डिक्लासिफाई कीजिए। तो उन्होंने किया है, बहुत हम लोग खुश है, ये फाइल सब रिलीज़ हुआ है। तो ये फाइल रिलीज़ होने का बाद जो हम लोग स्क्रूटिनी किया डॉक्यूमेंट्स, 400 फाइल, उसमें जो दिखाई दे रहे, पहले हम लोग डिस्कशन में था 3 फाइल, 3 रिपोर्ट। एक था शाहनवाज कमेटी,
एक था खोसला कमीशन और तीसरा था जस्टिस मुखर्जी कमीशन। पहला 2 कमीशन बोला उनका देहांत 18 अगस्त 1945 में हुआ है और मुखर्जी ने बोला नहीं, नहीं हुआ है। अच्छा। मगर वो सही कुछ प्रमाण नहीं दे सका। मगर 11 इंक्वायरी हुआ था, आंतर्जातिक और नेशनल। उसमें 10 इंक्वायरी रिपोर्ट सबूत पेश करके ये बोला है कि नेताजी का देहांत हुआ 18 अगस्त 1945 और उनका जो अस्थिया है वो रेंकोजी मंदिर में है। तो हम लोग का ये दावा हम लोग किया कि ये डीएनए टेस्ट हाँ संभव हो तो अभी डीएनए टेस्टिंग काफ़ी एडवांस हो चुका है। हाँ डायनासोर का जो स्केलेटन है हाँ हाँ, होता है। 15-20 साल 20,000 साल पहले उसका भी हो रहा है डीएनए। तो डीएनए संभव हो तो इसको डीएनए टेस्ट किया जाए तब जाके एक क्लोजर में हम लोग आ सके। कारण इतना जो गलत सब स्टोरीज फैला जाता है, कोई बाबा था, कोई रशिया में उनको मारा गया, ये सब बंद होना चाहिए। हाँ, सही है तो हम लोग जानना चाहते हैं, मगर सही नहीं है। उनका देहांत सही हुआ था 18 अगस्त 45 में और उनका जो रिमेन्स रखा है रेंकोजी में वो डीएनए टेस्ट करके अभी भी है। हाँ रखा है उधर। हाँ। तो उसको डीएनए टेस्ट करके नेताजी का प्रमाण हो जाता है तो उसको भारत में लाना चाहिए। हाँ। कारण नेताजी तो जापान के लिए लड़ाई नहीं किया, हाँ। नेताजी भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई किया था। वो आज़ाद भारत में आना चाहते थे, वो नहीं आ सके कारण वो बलिदान दे चुका था 18 अगस्त 1945 में। तो उसका रिमेन्स क्यों जापान में रहेगा? हाँ, जापान उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, संभाल के रखा है। गए हैं आप कभी? हम नहीं गए रेंकोजी, मेरा परिवार से काफ़ी लोग गए हैं। तो वो डीएनए प्रूव हो जाएगा तो उसको आप वापस ले आइए, एक शानदार मेमोरियल आप बनाइए। जरूर। कटक जाते हैं आप? हाँ, काफ़ी बार हम जा चुका है, नेताजी का बर्थ प्लेस म्यूजियम हाँ। काफ़ी जाते हैं। फिर इस साल भी जाने का अभी भी जाएंगे? प्रोग्राम है। हाँ ओके। मोहन चरण मांझी को जानते हैं आप? हाँ, हम सुने हैं उनके बारे में। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, और नवीन पटनायक को आप कैसे, ये दोनों चेहरा को कैसे देखते हैं? ये तो नए नए हुए हैं। देखिए हम तो मिले नहीं हाँ उनको, बट उनका बारे में हम सुना है। देखिए नवीन पटनायक तो काफ़ी सालों से राजनीति में है, मुख्यमंत्री भी थे। बिजू पटनायक का बेटा है। बिजू पटनायक के साथ हम लोग का परिवार का बहुत अच्छा जान पहचान था। मेरा पिताजी अमीरनाथ बोस भी उनको जानते थे। तो नवीन जी अच्छा काम किया है। तो अभी भाजपा उधर आया है सरकार में। अभी मुख्यमंत्री का अभी समय लगेगा, अभी उनका परफॉर्मेंस कैसा है तो आगे समय बताएगा। लेकिन 25-26 साल का उनका शासन भी था, बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दखल किया बहुत कोशिश करने के बाद। आपको लगता है कि इस बार उड़ीसा की तरह बंगाल में ऐसा नहीं होगा ना? देखिए बंगाल का थोड़ा बात अलग है। अलग। बंगाल को जय करने के लिए आपको पहले बंगाल का जो सोच है वो समझने पड़ेगा। भाजपा अभी काफ़ी दूर रह चुका है बंगाल की सोच के बारे में। हमको जो लगता है और 100 साल लग जाएगा। 100 साल? 100 साल भाजपा रहेगा, 100 साल की नहीं ये हमको पता नहीं। अच्छा, लेकिन बंगाल बट हाँ, बंगाल तो रहेगा जरूर। हाँ। और 100 साल लग जाएगा भाजपा को, जिस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। हाँ। वो लोग तो समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो 100 साल बाद बाहर आपको शायद लोग बोलते हैं कि टीएमसी को हम वोट देंगे, दीदी को वोट देंगे, लेकिन अंदर कुछ लोग घबराहट में है, साइलेंट वोटर ज़्यादा है, वो कुछ अलग नहीं कर देंगे ना? आपको नहीं लगता? हमको तो नहीं लगता है। हाँ? हमको तो नहीं और लगता। दीदी के ऊपर इतना ट्रस्ट है, विश्वास है? एकदम विश्वास है, बिकॉज ऑल्टरनेटिव जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। अच्छा। वो काफ़ी कोई दिशा नहीं दिखा पा रहे, कोई सीएम फेस भी नहीं है। बंगाल में आपको सीएम फेस का ज़रूरत है। अब देखिए 1977 में जब सिद्धार्थ शंकर राय का सरकार था, कांग्रेस सरकार, उस टाइम ज्योति बासु का सीएम फेस था लेफ्ट फ्रंट का। हाँ। तो ज्योति बासु ने जीत गया चुनाव। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जब सीएम था, तृणमूल कांग्रेस का फेस था ममता बनर्जी, फिर उनको मौका मिला।
पर ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा का फेस कहाँ है? बिना फेस का बंगाल में कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, ओके। कॉफ़ी हाउस जाते हैं इधर जो हाँ, काफ़ी बार गए हैं। गए? अच्छा लगता है आपको? हाँ, वो एकदम हिस्टोरिक ऐतिहासिक जगह है कॉफ़ी हाउस। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमको दिया, एकदम। हमारे साथ बात किया। हम उड़ीसा से आए हैं चुनाव कवर करने के लिए, और मैं आपके साथ बात करके मुझे जो समझ में आया और दर्शकों को भी उनको समझ में आएगा कि इस बार बंगाल में क्या होगा, सब कुछ पता चलेगा चुनाव रिजल्ट आने के बाद। लेकिन उससे पहले बंगाल की लोगों का मिजाज क्या है, बंगाल का रुझान क्या है, अभी चंद्र कुमार बोस जी ने आपको बताया। आप सुनिए, उसको शेयर कीजिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए कि लोग जाने कि सुभाष चंद्र बोस, बंगाल, ममता बनर्जी, बंगाल की इतिहास क्या है। नमस्ते।